हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज सेकंड क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ लिया था। तो नया टॉपिक आज अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इसकी सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, द वर्क डन टू कैरी वन कुलाम चार्ज टू वन बोल सकते हैं, ईच भी बोल सकते हैं। ज्यादा ही छोटा कर रखा गया। कैरी ईच कुलाम चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, सॉरी, टू अनदर टर्मिनल ऑफ बैटरी। देखो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कुलाम चार्ज या ईच कुलाम चार्ज को बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। जैसे हम भी घर में कोई काम करते हैं, ठीक है ना, मान लो कि एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल तक ले जाते हैं तो कोई ना कोई एनर्जी लगानी पड़ती है, हमें कोई ना कोई एक वर्क करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही बैटरी को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को फ्लो करने के लिए जो वर्क किया जाता है उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअल में पोटेंशियल वर्ड को आप ऐसे बोल सकते हैं, डेली लाइफ में हम एक वर्ड बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। अब जो प्रेशर वर्ड है ना, प्रेशर वर्ड डेली लाइफ में बोलते हैं कि पुल या पुश करना, उसको फोर्स बोलते हैं। और पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगाया जाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर। ये डेली लाइफ में बोलते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक भेजने के लिए, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। तो उस प्रेशर का ही दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे हम प्रेशर वर्ड नहीं बोलेंगे, वहां पे वर्ड क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक टाइप से प्रेशर ही होता है। ऐसे मान सकते हैं कि बैटरी एक चार्ज को दूसरे टर्मिनल तक भेज रही है तो एक प्रेशर लगा रही है चार्ज के ऊपर, वो चार्ज आगे जाएगा तो उस प्रेशर का नाम हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूनिट क्या होती है उसकी, वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट है। बोलते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी है, ग्रो में 220 वोल्टेज लाइट आती है, इसका मीनिंग वो उतना पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक प्रेशर है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोल सकते हैं, लाइक ए इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इक्वल्स टू W, यानी वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क अपॉन में चार्ज। ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। यानी क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू डब्लू अपॉन में Q बन जाएगा, W अपॉन में Q। ठीक है ना, वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, अब चार्ज अपॉन में क्यों लिखा, क्योंकि मान लो कि 2 कूलम चार्ज को बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक भेजने में 36 जूल वर्क किया जाता है। इसका मीनिंग पर कूलम को भेजने में कितना किया जाएगा, 36 अपॉन में 2 यानी 18 कूलम। कितना किया जाएगा, 18 कूलम वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो 18 कूलम वर्क किया जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जितना चार्ज उसको अपॉन में लिख दो, टोटल वर्क को ऊपर लिख दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में Q। अब इसकी जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, V। अब देखो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सिंबल भी V है और इसका यूनिट भी V है। ठीक है ना, ठीक। ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यानी V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में Q। अब फॉर्मूला बन गया तो इसके ऊपर बताइए अपने क्या करना है, क्वेश्चन करेंगे। सेम वही प्रोसेस कि दो वैल्यू दी होंगी इसमें, तीसरे के निकाल देंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल है, 3 में से कोई 2 वेरिएबल देगा, एक वेरिएबल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इफ ए बैटरी वर्क्स 48 जूल to carry 6 coulomb charge from one terminal to another terminal. Find the electric potential of battery. बैटरी का क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना। कैसे बताएंगे? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है। सबसे पहले वही क्वेश्चन करने का तरीका क्या, गिवन गिवन क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है? गिवन है वर्क, वर्क कितना दे रखा है? वर्क W इक्वल्स टू दे रखा है 48 जूल। फिर क्या गिवन है? चार्ज, और चार्ज कितना दे रखा है? चार्ज Q इक्वल्स टू दे रखा है 6 कुलाम। निकालना क्या हमें? वोल्ट या फिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V निकालना है। अब फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। W की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48 जूल, 48 जूल। चार्ज की वैल्यू 6 कुलाम, कितना आ जाएगा? 8 जूल पर कुलाम। कितना आंसर आ जाएगा? 8 जूल पर कुलाम। अब जूल पर कुलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 वोल्ट। ठीक है ना। जूल पर कुलाम का ही क्या होता है? वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कुलाम को ये दूसरा नाम क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया बेसिक सा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास में। ठीक है ना, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, साथ साथ बस इतना कवर करते रहो, आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है। देख, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट वर्क्स 12 जूल टू कैरी Q कुलाम चार्ज, Q कुलाम चार्ज, फाइंड Q। Q की वैल्यू बतानी है आपको। क्या बताना है? Q की वैल्यू। एक बैटरी है जो 6 वोल्ट की है और वर्क कितना करती है? 12 जूल। कितने चार्ज को कैरी करने के लिए? Q कुलाम को। तो आपको क्या बताना? उसका Q की वैल्यू बतानी है। तो गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन है वोल्ट यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V कितना दे रखा है? 6 वोल्ट। दूसरा है वर्क, वर्क यानी W कितना है? 12 जूल। फाइंड क्या करना है? चार्ज, चार्ज यानी Q। अब देखो, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एज V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। अब ये फॉर्मूला है एज इट इज, तो काम नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें कुछ चेंज करेंगे। चार्ज निकालना, Q इस साइड ले जाएंगे, V अपॉन में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा Q इक्वल्स टू W अपॉन में V। क्या आ जाएगा? Q इक्वल्स टू W अपॉन में V। अब देखो वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट कर दो। Q इक्वल्स टू W कितना है? 12 जूल, और V कितना है? 6 वोल्ट। ये आ जाएगा 2 जूल पर वोल्ट। या फिर चार्ज क्या होता है? कुलाम होता है। इसका आंसर आ जाएगा 2 कुलाम। कितना आ जाएगा? 2 कुलाम आ जाएगा। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन कर लिया हमने बेसिक बेसिक। ऐसे आप भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। फॉर्मूला पढ़ा, अच्छे से फॉर्मूले को लर्न करना है, समझना है। उसके बाद में जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 3 देखो, इफ ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट कैरी
2.7 कूलाम चार्ज, then what will be work done, what will be the work done, what will वर्क टू बी डन, कितना वर्क डन किया जाएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, अच्छे से टॉपिक पढ़ो, आंसर निकालो। अब देखो, एक टॉपिक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक करंट का, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का, कुछ हमने सिंबल देख लिए, नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, अब देखो एक साइंटिस्ट था ओम्स नाम से, साइमन ओम, ठीक है ना। और साइमन ओम ने क्या देखा कि यदि कोई डिवाइस है, डिवाइस का हमने क्या उसमें कोई चेंज नहीं किया है, यानी डिवाइस जिस टेम्परेचर में रखा गया है, डिवाइस की जो लेंथ है, जो एरिया है, ठीक है ना, सब कुछ उस डिवाइस का सेम रखा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज किया उसने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज करके देखा। पहले मान लो 6 वोल्टेज दे दिया, फिर मान लो 12 वोल्टेज दे दिया, फिर 18 वोल्टेज, फिर 60 वोल्टेज, फिर 1000 वोल्ट, कुछ भी एक अलग अलग वोल्टेज देते गए। तो उससे क्या कि उसने ये देखा कि हर एक वोल्टेज के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। फिर उन दोनों वैल्यू के अंदर एक रिलेशन देखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जा रहा है, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है कि जैसे वोल्टेज 6 था, इलेक्ट्रिक करंट एज्यूम करो 1 एम्पियर था, जैसे वोल्टेज 12 हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट 1 से कितना हो गया? लगभग 2 हो गया। जरूरी नहीं हर बार 2 हो, लगभग 2 के नजदीक भी हो सकता है या हो गया होगा, लेकिन लगभग वो वैल्यू क्या रही? सिमिलर सी रही। इसका मीनिंग जैसे जैसे वैल्यू डबल करते जा रहे हैं वो डबल होती जा रही है, यदि ट्रिपल कर रहे हैं तो वो भी ट्रिपल हो रही है। यानी वोल्टेज को जितना जिस रेशियो में कम ज्यादा किया जा रहा है, उसी रेशियो में इलेक्ट्रिक करंट कम ज्यादा हो रहा था। तो उसने एक रिलेशन देखा, जैसे रिलेशन देखा तो वो बुक में आ गया अपने। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या भी? ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is directly proportional to इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे चेंज I में आता जाएगा वैसे वैसे चेंज किस में आता जाएगा? V में आता जाएगा। ठीक है, जैसे आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं अलग से समझाता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो जैसे 5 और 5 है, ठीक है, 5 और 6 है, जैसे 5 और 4 है, ठीक है, और एक है 5, 10, 6, 12, 50, 100, 60, 120, 7, 14, 13, 26। ठीक है, ऐसे इन दोनों के बीच में यदि साइन यूज करना हो तो हम क्या यूज कर देंगे? इक्वल यूज कर देंगे। दोनों इक्वल है। इसमें साइन यूज करना हो तो हम क्या कर देंगे? लेस देन। 5 6 से लेस है, और इसमें क्या कर देंगे? ग्रेटर, यानी 5 4 से ग्रेटर है। लेकिन इसमें आप क्या यूज कर सकते हो? लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन,
लेस देन। चलो लेस देन तो ठीक है, अच्छी बात है। क्या हम इसमें कोई एक ऐसा साइन यूज कर सकते हैं क्या जो इसके पैटर्न को भी बताता है? इसमें कोई पैटर्न नहीं, एक वर्ड है 5 6 से लेस देन, लेकिन यहाँ पे कुछ एक वर्ड डिजिट दे दिए मैंने जिसमें एक पैटर्न भी आ रहा है। पैटर्न का मीनिंग क्या है कि ये 5 और 10 के बीच में रिलेशन क्या है कि 5 है ना 10 का हाफ है, या फिर 10 5 का डबल है। यानी ये तो है ही है, लेकिन साथ में एक पैटर्न है। ये पैटर्न नहीं बता पाता, ये तो सिर्फ सिर्फ ये बताएगा कि ये वाली डिजिट इससे क्या है, लेस है। लेकिन हम एक ऐसा साइन यूज करेंगे जो इसके बीच में रिलेशन भी बता दे। क्या बता दे? रिलेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक साइन होता है ये, ठीक है ना, ये साइन क्या बताता है? रिलेशन को बताता है। क्या बताता है? रिलेशन को। इक्वल नहीं है, ये क्या है? रिलेशन। ठीक है। अब इसका मीनिंग ये है कि इस साइन को यदि हमें इक्वल, क्यों देखो हमारा माइंड सेट क्या होता है कि हम हर चीज को कंपेयर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कंपेयर। अब 5 और 10 को कंपेयर करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि हम इसको ऐसे रखेंगे 5 और 10 में क्या रिलेशन है, तो हम ऐसे लिखेंगे 5 है ना वो क्या है? 10 का हाफ है। यानी देखो 5 5 की जगह रहा, 10 10 की जगह रहा, ठीक है। लेकिन ये प्रोपोर्शनल का साइन है ना, इसकी जगह दो साइन ने ले ली, एक तो इक्वल आ गया यहाँ पे और एक क्या आ गया? 1/2 आ गया। क्या आ गया? इक्वल और 1/2 आ गया। ऐसे ही ये 6 है, 6 को हम क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू 1 and 2 और हाफ। ऐसे ही 50 है, क्या लिखेंगे? 1/2 एंड ऐसे। हर बार क्या हो रहा है? 50 100 50 100 6 12 6 12 ये सब सेम है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल वाले साइन ना, इसकी जगह हर बार एक फिक्स डिजिट आ रहा है। क्या? इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हम इसको बराबर करेंगे ना तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कौन सी डिजिट को? लास्ट वाले को, सेकंड वाले को, या राइट साइड वाले को, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड वाली डिजिट आ जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोपोर्शनल साइन होता है ना वो दो में डिवाइड होता है, एक तो इक्वल और एक कांस्टेंट। इक्वल एंड कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट कौन आया? हाफ। कांस्टेंट का मीनिंग होता है जो कभी चेंज नहीं हो। तो ये देखो यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, तो हर जगह क्या आता जा रहा है? हाफ हाफ आता जा रहा है। क्या आता जा रहा है? हाफ हाफ। इक्वल और हाफ आता जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? इक्वल एंड हाफ आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल ना, ये दो में डिवाइड होता है हमेशा, एक तो इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट का साइन। तो अब हमारे वापस उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। ये है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। इसका मीनिंग ये हुआ कि v का जब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट। क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट। और इनटू में क्या लिख देंगे? i। अब कांस्टेंट हर के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट हम यूज करेंगे ना तो वो कांस्टेंट क्या होता है? v इक्वल्स टू r। क्या होता है? v इक्वल्स टू r, ठीक है। इस सिंबल का नाम होता है r। और ये r होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। इस r को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और r की जो यूनिट होती है ना वो क्या होती है? ओम। क्योंकि ओम ने ये डिस्कवर किया था, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। और इस ओम का जो साइन होता है ना, सिंबल होता है, वो ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, दोबारा बना के दिखाता हूं, देखो ऐसे। ये किसका सिंबल होता है? ओम का सिंबल होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस, और उसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। अब ये आर है क्या, उसको देखेंगे जस्ट 2 मिनट बाद में। पहले इसको पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये हुआ कि v और i के बीच में एक रिलेशन होता है। हर बार ना i को यदि एक कांस्टेंट डिजिट से क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे, तो हर बार क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। देखो कैसे, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। देखो मान लो कि एक वायर है और उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट देते जा रहे हैं, ठीक है। एक से हाँ हाँ 15 मिनट का बोल। देखो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये है इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो सर साइमन ओम ने क्या देखा कि जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट कर दिया और करंट आ गया मान लो 1 एम्पियर। इसको 20 वोल्ट कर दिया, मान लो करंट आ गया 2 एम्पियर। इसको मान लो 35
सॉरी 35 वोल्ट कर दिया तो ये कितना आ गया 3.5 एम्पियर। इसको मान लो कि 60 वोल्ट कर दिया तो ये आ गया 6 एम्पियर। अब देखो हर बार क्या हो रहा है, जो करंट है ना वो वोल्टेज का 1/10 टाइम है। देखो कैसे, 10 को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 10 × 1। ये है V, ये है I, और ये क्या है एक कांस्टेंट। फिर हम लिखेंगे 20 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 10 × 2। फिर है 35, इसको हम क्या लिखेंगे 10 × 3.5। ठीक है, 60 को हम क्या लिखेंगे 10 × 6। इसका हमने क्या हर बार क्या आ रहा है यहाँ पे 10 आ रहा है, क्या आ रहा है 10, और इसी को हम क्या बोलते हैं R। देखो हर ये वैल्यू दोनों चेंज हो रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है, लेकिन ये 10 क्या है कांस्टेंट है, 10 क्या है कांस्टेंट है, और इसी का नाम क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। अब देखो जैसे जैसे I चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे V चेंज होता रहा है, जैसे जैसे V चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे I चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं एक ग्राफ। और ग्राफ वो कैसा ऑब्टेन होगा हमें कि ये मान लो 1 2 3 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना दिया। ये मान लो 1 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर, 4 5 6 7, ये है 10 20 30 40 50 60। यहाँ पे तो क्या रखा है वोल्टेज, और यहाँ पे क्या रखा है इलेक्ट्रिक करंट I। अब जैसे जैसे करंट I बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, या फिर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट I बढ़ता जाएगा। तो हमारे देखो वैसे तो क्या बढ़ाते हैं वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं, जैसे वोल्टेज 10 है 20 है 30 ऐसे करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा। वोल्टेज 10 था, इलेक्ट्रिक करंट कितना है 1 है। वोल्टेज 20 था, इलेक्ट्रिक करंट देखो ये 20 और ये क्या है 2, यहाँ पे आ गया। ये 30 था, ये कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब देखो एक इन सभी पॉइंट को मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी। क्या बनेगी एक सीधी लाइन। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होता है एक ग्राफ ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है ग्राफ, ठीक है। और इस साइड वोल्टेज है और इस साइड क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो ये हो गया ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या याद रखना आपको, एक डेफिनेशन याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है और एक ग्राफ याद रखना है। अब ओम्स लॉ में एक नया डिजिट आया है जिसको बोलते हैं R, और R का नाम होता है रेजिस्टेंस, और उसकी यूनिट क्या होती है ओम होती है। क्या होती है ओम। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसको चेक करेंगे, क्या होता है इसको चेक करेंगे। उससे पहले हम क्या थोड़े क्वेश्चन लिख लेते हैं, नहीं पहले इसको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लेते फिर करेंगे क्वेश्चन। टॉपिक है रेजिस्टेंस, क्योंकि पहले पता तो होना चाहिए कि रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस डेफिनेशन देखो इसकी, द रेजिस्टेंस इज डेफिनेशन है इसकी, रेजिस्टेंस इज द opposition of electric current, opposition of electric current of a component। किसी भी कंपोनेंट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और उस इलेक्ट्रिक करंट को कंपोनेंट रेजिस्ट करेगा, ओपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि मटेरियल किसी न किसी एटम से मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मैंने क्या है कि इसके अंदर कौन जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब ये अंदर से होलो यानी खोखला नहीं है, कुछ ना कुछ इसका क्या है मटेरियल है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आसानी से तो जा नहीं सकता। अलग अलग मटेरियल, किसी इलेक्ट्रॉन में स्पेस ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, किसी में क्या होता है स्पेस ज़्यादा होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है। ये ऐसा मान सकते हो समझने के पर्पज से कि मान लो कि इसमें जगह कम है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराता हुआ कभी किस साइड जाए कभी किस साइड, यानी इसका मैंने क्या ये इसको ओपोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोक रहा है। अब कितने मैग्नीट्यूड से या कितने फैक्टर से रोक रहा है वो इसका क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब मान लो मेटल होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को जाने देते हैं। अब हर एक मेटल भी सेम नहीं होता, कॉपर का मेटल मान लो ज़्यादा
इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करता है, ठीक है ना। सिल्वर का उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करता है, इसका मीनिंग उसका रेजिस्टेंस कम है, यानी वो इलेक्ट्रॉनों को कम रोकता है। किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। अब कितना कम रोकता है, कितना ज्यादा रोकता है, तो उसको किसी न किसी वैल्यू से बताएंगे। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या है? वो इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा रोकता है। जिसका रेजिस्टेंस कम है, इसका मीनिंग वो इलेक्ट्रिक करंट को कम रोकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस को बता दिया, किससे डिनोट? आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है, ठीक है। अब जो पीछे फॉर्मूला है तो उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 था शायद। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 एम्पियर करंट फ्लोज in a wire of resistance of 20 ohm, find electric potential। कोई एक वायर है और उस वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 20 ओम, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। तो बताओ उसके अंदर हमने पोटेंशियल कितना दिया है? तो सबसे पहले वही तरीका हमारा, गिवन क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो निकालना है। क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कितना दे रखा है? इलेक्ट्रिक करंट आई दे रखा है। देखो ये मैं ई सी लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ई सी नहीं लिखना है, इसमें आपको पूरा वर्ड लिखना है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, प्रॉपर। ई सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद में है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R इक्वल्स टू 20 ओम। तो बताना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी V बताना है। तो एज हम क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है? R I होता है। V निकालना है, R कितना है? 20, I कितना है? 2, तो कितना आ जाएगा? 40 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ 220 वोल्ट supply in a wire which generate 3 ampere current, find the resistance of wire। एक वायर है और उस वायर के अंदर 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से कितना एम्पियर करंट जनरेट हो गया? उसमें 3 एम्पियर करंट जनरेट हो गया, ठीक है। 3 एम्पियर करंट जनरेट हो गया, तो उसमें आपको ये बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही तरीका है, क्या लिखेंगे? गिवन, ठीक है। वैसे लिखोगे गिवन, क्या क्या गिवन है इसमें? देखो गिवन है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। फिर क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक करंट कितना है? 3 एम्पियर। फाइंड क्या करना है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी आर। एज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है? आर आई होता है। लेकिन हमें क्या निकालना है? आर निकालना है। तो हम क्या करें? इंप्लाइज लगाएंगे, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में आई हो जाएगा। V है और अपॉन में क्या लगा देंगे? आई लगा देंगे, ठीक है। V इक्वल्स टू R इक्वल्स टू V 220 अपॉन में 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? देखो 3 7 जा 21 बचेगा 3.33 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3.33 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो क्या हो जाएंगे? इस पे बेसिक से क्वेश्चन वही सेम वैसे करते आ रहे हैं। 3 वेरिएबल दे रखे हैं, 2 की वैल्यू आपको गिवन होगी और 1 वैल्यू आप
निकाल लोगे, एक वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन। ठीक है, वैसे इस पे एक क्वेश्चन हो जाएगा, आप और बना के भी कर सकते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इस पे लगा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।